नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर्मन पाठशाला में। आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में बहुत बार कमेंट किया गया प्रश्न कि मैम 2024 जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली रणनीति बताएं या पढ़ने का तरीका बताएं। तो मैंने यहाँ पर कोशिश करी है आपको रणनीति बताने की कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती है तो आप इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपने रणनीति अपनी भी बना ली होगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि रणनीति वास्तव में होती क्या है। आप इतने दिन से मैसेजेस कर रहे हैं कि रणनीति रणनीति। जी हाँ, कोशिश करें पहले रणनीति का मतलब समझें। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जो कार्य योजना बनाते हो वास्तव में आप उसको रणनीति बोलते हो। कि कोई भी लक्ष्य हो आपको, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कहीं आपको घूमने जाना हो, उसकी आप रणनीति बताते हो, कुछ भी। तो वो स्ट्रेटजी वास्तव में क्या होती है, उसके लिए पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होता है। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले अपने आप को देखें, नए सिलेबस को उठाकर लाएं और अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि क्या मैं एमपीपीएससी की तैयारी करने लायक हूं। पहली बात। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, क्या मैं लायक हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न कर रही हूं, क्योंकि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, आप YouTube में वीडियो देखते हो या आप मूवीज देख रहे हो या आपने किसी कलेक्टर को देख लिया, डिप्टी कलेक्टर को देख लिया और आपको बस एकाएक ऐसा लगता है कि यार अब मेरे को भी ऐसा बनना है। लेकिन प्रश्न पूछिए कि क्या मैं इनके संघर्षों के जैसे अपने आप को तपा सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतना धैर्य है, क्या मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा है तो आप ये कर सकते हैं, बशर्ते आप जो इसमें रास्ते में जो धैर्य आपको रखना पड़ेगा, जो परेशानी आपको आएंगी या जो आपकी प्रकृति है उससे आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। आप बस ये सोचिए कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है ना। क्योंकि दूसरी चीज, आप किसी की बताई हुई रणनीति को फॉलो मत करें। जैसे मैं खुद रणनीति बता रही हूँ, लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ उसके पीछे रीजन है। आप अपने आप को देखें, अपने आप को खंगालें कि भैया मेरी बॉडी क्लॉक क्या है, मेरी प्रकृति क्या है। अगर मेरे को किसी टॉपर ने बताया है या मनीष धनकर सर ने ऐसे पढ़ाई किया था, मैं भी बस उनको कट कॉपी पेस्ट कर लूं, उतने ही बजे उठूं, उतने ही बजे सोऊं, नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को पहचाने कि मेरा पढ़ने का सबसे ज्यादा क्रीम टाइम कौन सा है। पहला, सबसे पहले काम आपको यही करना है। मैं कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हूं, मुझे कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे स्टार्ट करूंगा। मेरे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरे नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको ये देखना है। पूर्वा मंडलोई मैडम ने जो किया, मनीष धनकर सर ने जो किया, सिम्मी यादव मैडम ने जो किया, हम उनके अकॉर्डिंगली रणनीति बनाएंगे। तो वो उनकी परिस्थिति थी। अब सिम्मी मैडम रोटी बेलते बेलते पढ़ाई करती थी तो वो उनको याद हो गया, तो आप क्या रोटी बेलते बेलते पढ़ाई करोगे? नहीं, वो उनकी परिस्थिति थी। आप अपनी परिस्थिति देखो, सबकी अलग परिस्थिति, अपनी एक अलग पढ़ने की स्ट्रेटेजी, अपना एक पढ़ने का अलग समय होता है। उसको सबसे पहले पहचानो, सिलेबस निकालो, अपने पॉजिटिव पॉइंट देखो, अपने नेगेटिव पॉइंट देखो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है। और पढ़ने के तरीके में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे एमपीपीएससी मेंस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर 5 के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं। ये पुराने सिलेबस का बच्चा जिस भी कोर्स में ज्वाइन है, हमने उसको नहीं हटाया है। मैं पहले ही आपको बोल दूं, जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा आप पुराने कोर्स में लॉगिन रहेंगे। अब मैडम हमको इस बात की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जो है उस पर हम या ये जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर मैं अपडेट करती हूँ। साथ ही साथ पेपर 5 का फुल कोर्स अब जो है 2024 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है कि 2024 में जो नया सिलेबस में रस, छंद या नई नई चीजें जुड़ी हैं वो आप सेपरेट पेपर 5, पेपर 6 या पेपर 5 और 6 दोनों के कंबाइंड बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हेल्प मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है। आगे बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। नए नए सब्जेक्ट्स में, प्रीलिम्स में, मेंस में सारी चीजें आपको अपडेट मिल जाएंगी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर। अब सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं यहाँ किसके बारे में रणनीति बताने जा रही हूँ। तो अभी मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, एमपीपीएससी में 3 टाइप के अभी मेरे सामने बच्चे हैं।
या 3 स्टूडेंट हो सकते हैं। एक जो 2024 को ही टारगेट कर रहे हैं, एक जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरे यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन बैच के हैं, यूजी बैच के बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको मैं क्विकली बता दूं, जो अंडर ग्रेजुएशन बैच का बच्चा है या जो 2025 का बच्चा है, उसके लिए अभी केवल मैं आपको कुछ एक सटीक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। अगर इसमें भी आपको ऐसा लगता है कि सेपरेट यूजी वाले के स्ट्रेटेजी बताओ कि कैसे मेंस पढ़ते हैं, मेंस के साथ प्रीलिम्स कैसे पढ़ते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले ये दोनों ही बच्चे न्यू पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली जो भी आपका सिलेबस आया है उस सिलेबस को निकालिए और उसकी 3 प्रति निकालना है, और उस 3 प्रति में हाईलाइट करना है एक प्रति में जिसमें जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं। पुराने टॉपिक के नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, उनसे आपको वो नोट्स बनाना है, और नए टॉपिक के नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। अभी बताऊंगी क्यों। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है मेंस की, चाहे वो 25 वाला बच्चा हो, चाहे वो यूजी वाला बच्चा हो। और जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो विथ आंसर राइटिंग करेंगे। अब आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे की जाती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, और जिसको पता है वो समझ गया होगा। अब आंसर राइटिंग का पैटर्न जो है वो 2, 7, 10 का रहेगा। पूरे सिलेबस को उठा के देखो कि प्रश्न कैसे बनते हैं। उस प्रश्न को बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा पुराने प्रश्न पत्र। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम पुराने प्रश्न पत्र की बात कर रहे हो आप, और अभी तो नए सिलेबस से एक भी पेपर नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पूरे सिलेबस को बांटने के लिए बोला है 2 पोर्शन में। जो एक प्रति है उस प्रति में आपको ये करना है कि क्या नया जुड़ा है और क्या पुराना है। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों, ये सबके लिए सेपरेट बताऊंगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों बच्चों के लिए, जो 2024 वाले हैं और जो 2025 है उनके लिए। क्या नया है क्या पुराना है उसको डिकोड करो एक सिलेबस में। एक सिलेबस में पुराने प्रश्न पत्र से कैसे प्रश्न आए हैं उसको देखो, और एक को अपने पास हमेशा रखो और पूरे सिलेबस को रट लो। उंगलियों पर याद होना चाहिए कि कौन सी यूनिट के कौन से पहले पॉइंट में क्या बात लिखी है, उसके अंदर कौन सा सब टॉपिक आ सकता है। यह सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को पास करने का। तो इसके बाद आपको अपना साथ में प्रीलिम्स लेकर चलना है, और जब प्रीलिम्स का 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका होगा तब तक आपका मेंस तैयार होगा। तुरंत प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, और क्वालिफाई करने के बाद में 2 से 2.5 महीने बचते हैं, तब केवल टेस्ट लगा और एक बार में प्री में अंदर हो, एक बार में मेंस में अंदर हो, एक बार में इंटरव्यू पाओ। तो ये रणनीति इनके लिए। विस्तृत रणनीति की साल भर में कैसे पढ़े क्या पढ़े वो मैं आपको अलग से बता दूंगी कि कैसे एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े कि भी नहीं पढ़े, ये सारी चीजें। दूसरा बच्चा है 2024 वाला। इसके लिए यहां पर मैं आपको बोल रही हूं, हमारे सामने टारगेट बिल्कुल फिक्स है। इन दोनों की अभी कोई डेट नहीं है, ईयर है बस। टारगेट क्या फिक्स है, प्री और मेंस का, और इंटरव्यू का भी मैं बता दे रही हूँ। अगर प्री और मेंस सही टाइम पे हुए तो आप वर्ष के शुरुआत में प्रीलिम्स दोगे और अंत में डिप्टी कलेक्टर बन के निकल जाओगे। ठीक है, ये इधर से गए खाली हाथ और इधर से डीसी बन के निकलोगे। आलू और सोना वाला प्रोसेस है, सीरियसली बोल रही हूँ। अगर एमपीपीएससी जिस गति से काम कर रहा है ना उसी गति से करा तो बेटा। अब इसमें आपको करना क्या होगा, प्रीलिम्स टारगेट सामने है 28 अप्रैल। ठीक है, मेंस टारगेट सामने है जुलाई। अगर ऑन एवरेज कुछ भी बोले तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर में आपका अगर मेंस क्वालिफाई होता है तो इंटरव्यू, और 1 से 1.5 महीने में फिर वो इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट और प्रोसेस दे देगा। मतलब अगले साल तक में या इस साल के अंत में ही आपके पास पोस्ट होगी। अगर आप इस एग्जाम को साध लेते हैं तो सबसे ज्यादा ये है। अभी हमारे सामने 2 बच्चे और हैं जिनका 2023 मेंस है वो बच्चा, और जिसका 2022 इंटरव्यू है वो बच्चा।
अगर ये इंटरव्यू वाला बच्चा चाहता है कि गाइडेंस चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, मुझे पता तो चले कि मेरे से इंटरव्यू वाला बच्चा जुड़ा है। तो मैं आपको बता दूं इंटरव्यू वाले बच्चे के लिए कि हम यहाँ पर, अगर ऐसा लगा तो कर्नल मनोज वर्मन सर, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू बोर्ड के खुद चेयरमैन मतलब रह चुके हैं, सॉरी सदस्य रह चुके हैं, तो वो उनसे इंटरव्यू के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, लाइव चीजें चाहिए, या डायरेक्ट आपको उनसे बात करना है, उनको इंटरव्यू सेशन देना है, तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरा, 2023 मेंस के बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लास या फिर 11 डे चैलेंज प्रोग्राम या 21 डे चैलेंज प्रोग्राम, वो सारी चीजें एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो इन दो बच्चों की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं स्ट्रेटजी की बात कर रही हूँ 2024 वालों की। अब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 24 वाला हो, 25 वाला हो या यूजी वाला हो, उस बच्चे को अगर कुछ स्टेप फॉलो कर लिए आपने, जो मैं ये बता रही हूं, तो अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो इस स्टेप पे पूरे टिक लगने के बाद में आप मुझसे मिलना। आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या जो भी पोस्ट आपने चाहिए उस पोस्ट पे होंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ में वो काम करना होगा। तो कोई भी एग्जाम को मुझे लगता है क्वालिफाई करने के लिए इस स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम, जैसे कि मैंने बताया, और उस पर टिक लगा लेना, एक चार्ट बना लो और उसके बाद टिक लगा लेना, और देखना यहां से आपको जब आगे बढ़ोगे ना तीसरे स्टेप से, तो उसमें शायद महीनों लग जाएंगे। देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले पाठ्यक्रम टिक लगाओ, निकल गया, अभी तक निकल गया होगा, नहीं निकला तो मैं बोल रही हूँ 1, 2, 3 फरवरी तक का टाइम ले लो, उसमें ये सारी चीजें को अरेंज कर लेना। ठीक है, अब क्या पाठ्यक्रम होगा आपका, ठीक है, तो ये आपको बता देगा वो जो प्रिंट आउट है वो, कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है। उसके बाद में सिलेबस के बाद में दूसरा टिक लगाना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। अभी बताया ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको कैसे क्या करने होंगे, कहां से लाने होंगे, तो बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। अभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर मार्केट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अवेलेबल होंगे ही नहीं, तो आप अपने सिलेबस को, मैंने अब भी आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगी, 2 पार्ट में बांट चुके हैं, न्यू सिलेबस और ओल्ड टॉपिक। तो जो ओल्ड टॉपिक है बेटा, उससे तो आप वाकिफ है ना, उससे परिचित हैं। तो ओल्ड टॉपिक कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं और उससे कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, ये आपको अभी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे मिल जाएगा। मैडम इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा एमपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है और कैसे प्रश्न अब जो नया सिलेबस है उससे बन सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करते आता तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, आपका मास्टर यूट्यूब में आपको सब अवेलेबल करवा रहा है। जैसे आपने रणनीति पूछी, मैंने रणनीति ला दी, आगे मैं और भी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे आ सकते हैं, पेपर कैसे आ सकता है, टेस्ट सीरीज में सारी चीजें लेकर आऊंगी। तीसरा स्टेप, जब आप इसमें टिक लगाओगे ना, तो इसमें टिक मुझे लगता है लगाने के लिए आपको 1, 1.5, 2 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो अदा करता है आपका सोर्स, आपका नोट्स। आपके नोट्स कैसे हैं, आपने किन नोट्स से पढ़ा है, वो सही है कि नहीं, सटीक है कि नहीं, आपका सोर्स ऑफ रीडिंग क्या है, पढ़ने का आपका स्रोत क्या है। अगर आपका मटेरियल गलत हो गया तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा, आप नहीं सेलेक्ट हो सकते। तो प्लीज सोर्स चयन में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। और कैसे टिक लगेगा उसके लिए यहां पर बता दे रही हूं, कुछ बहुत अलग तरीके की रणनीति होगी। आपने बहुत सारे टीचर से रणनीति सुनी होगी, लेकिन ये रणनीति मैं ऐसी क्यों बता रही हूं, क्योंकि मैंने यही बताया कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा कोई ज्ञाता नहीं हूं या बहुत बड़ी कोई ऐसी टीचर नहीं हूं कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं पीएचडी करके बैठी हूं, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि एमपीपीएससी की रग रग से मैं वाकिफ हूं, उतना मैं बोल सकती हूँ जितना मैंने समझा है एमपीपीएससी को। या मैं हर उन बच्चों के साथ में रहती हूँ जो ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन चुके हैं या जो अभी प्रोसेसिंग में है या मेंस दे रहे हैं, या उस बच्चे के साथ भी हूं जो बच्चा रिजेक्ट है 8-8, 10-10 साल से तैयारी करने के बाद भी। तो कहां मिस्टेक हो रही है, क्या वाकई में मिस्टेक हो रही है, कहां सोर्स में गड़बड़ी है? इसीलिए मैंने बोला वो सबसे सटीक आपको मार्गदर्शन जो है वो आपका नोट्स देते हैं सिलेक्शन में। अगर आपका नोट्स गड़बड़ है, सेलेक्ट नहीं हो पाओगे।
ठीक है, अब कैसे बनाओ नोट्स को, तो बड़े ध्यान से देखो। अगर आप इस नोट्स में देखो तो आप परेशान हो रहे हो किस चीज में कि मैडम नोट्स कहाँ से सेलेक्ट करें, मार्केट में मेरे को बता दो कि कौन सी बुक आई है। भैया अभी मार्केट में कोई बुक नहीं है। अपने पूरे टाइम को मैं बोल रही हूँ 1-2 दिन, अभी जब भी वीडियो देख रहे हो अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। आप 1-2 फरवरी तक में ये काम करो। क्या काम करो, जो मैं टिक लगवाने के लिए बोल रही हूँ, अपने सोर्स डिसाइड कर लो। पूरे सिलेबस को आप 2 पोर्शन में बांट दो, ओल्ड और न्यू। पूरा मार्केट, पूरा बच्चा परेशान हो रहा है इसके पीछे, न्यू सिलेबस के पीछे। आप मत हो। क्यों मत हो? मार्केट परेशान हो रहा है। आज मैं यहां से बोल रही हूं, लिख के ले लो, 15 से 20 फरवरी तक आपके पास में मार्केट में नोट्स अवेलेबल होंगे, ढेरों की तादाद में, ढेरों। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आपका मास्टर खुद इतना परेशान हो रहा है, रात रात भर बैठ के डिकोड कर रहा है प्रश्न को। ये कंपटीशन अच्छा भी है कि बच्चे अब परेशान नहीं हो रहे, टीचर परेशान हो रहे हैं कि कब जल्दी कौन सा टीचर नोट्स ला दे। तो आप परेशान मत हो उसके लिए, क्यों अपनी एनर्जी इधर लगा रहे हो। आप बस ये देखो कि कौन से मास्टर पर बिलीव किया जा सकता है, कौन से मास्टर के कौन से सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर पकड़ है। आप बस उस मास्टर को पकड़ लो, क्योंकि वो 15 से 20 फरवरी तक आपका ये न्यू सिलेबस क्या कर देगा, डिकोड। अदरवाइज मजे की बात, अगर आप न्यू के पीछे भटक रहे हो तो आपको मैं लिख कर दे रही हूं फिर से कि न्यू सिलेबस जब तक एक मेंस नहीं हो जाता तब तक बनकर तैयार होता रहेगा। और जब तक एक मेंस होगा, वो बच्चे तो निकल चुके होंगे ना जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दी है। वही बात आ गई ना कि जब तक व्यक्ति सिलेबस समझेगा मार्केट, तब तक आप डिप्टी कलेक्टर बन के निकल जाओगे। और यकीन मानना, जो इस प्रोसेस में शामिल होकर डिप्टी कलेक्टर बन गया है ना, वो आने वाली प्रोसेस से इजी है। क्योंकि अभी हर किसी को नहीं पता प्रश्न पत्र कैसे आने वाले हैं। और जब भी पहला या दूसरा एग्जाम होता है वो एज कंपेयर टू आने वाले एग्जाम इजी होता है। ठीक है, वो सबके लिए बराबर होता है। अब 15 फरवरी तक में आपके न्यू सिलेबस के नोट्स बनने चाहिए। तब तक क्या करें मैडम, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 15 दिन आपके जो 15 दिन हैं वो जाएंगे ओल्ड जो सिलेबस है उसको डिकोड करने में। देखो कि मेरे पास में, सपोज करो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी में मेरे कॉपी में 2 पोर्शन है और ये अलग अलग यूनिट में आते थे। कहीं 10th में भूगर्भ शास्त्र आ रहा था 3rd पेपर की, फिर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं और थी और इंडियन ज्योग्राफी कहीं और जुड़ी हुई थी। तो अब देखा मैंने मेरे सिलेबस में और मेरी कॉपी को मिलाया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, फाड़ दो उसको, अलग कर दो। और उस पे पोहा जलेबी मत खाना भैया मेरे, ठीक है, उसको रख देना, क्योंकि उसके कुछ पोर्शन जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी समझने में काम आएंगे, या आगे कोई एग्जाम आता है, या खुद पीएससी की जर्नी इतनी लंबी है कि शायद तुमको अगले सिलेबस में काम आ जाए। तो फेंकने का नहीं, उसको रख देना, या पोहा जलेबी नहीं खाने का। अब देखो कि जो मेरी इंडियन ज्योग्राफी है उसमें कौन सा पोर्शन जो है वो किस यूनिट के काम का है और उसको रख लो। ओल्ड आपके नोट्स को मत फेंको। सेम वैसे ही बात करती हूँ मेरे सब्जेक्ट की। आपको अगर यकीन है हिंदी के लिए तो रस और छंद 15 फरवरी या फरवरी तक में मेरे ऊपर छोड़ दो, रस छंद वाक्य या जो भी है। तो भैया बाकी का तो ओल्ड मैंने करा कर रख दिया है ना, 15 दिन में वो करा लो। 3 ही टॉपिक तो है या 4 ही टॉपिक है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये मास्टर थोड़ा बहुत पढ़ा सकता है कोई और सब्जेक्ट, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उसके ऊपर छोड़ दो नए टॉपिक के लिए। मैं जैसे रुचि धर्मन पाठशाला में और भी कई चीजें अगर लेकर आती हूँ कोई दूसरे टॉपिक, और आपको अगर लगता है कि मैम करवा सकती है तो छोड़ दो मैम के ऊपर। बात समझ में आई? और आप यहाँ पर उस टॉपिक को वहां से कवर कर लेना। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, लग रहा है कहीं और से कंप्लीट होगा, वहां छोड़ दो उसके ऊपर, लेकिन बिल्कुल सही रणनीति बता रही हूँ मैं। अगर लगती है तो भैया बार बार बोल रही हूँ।
नहीं लग रही, नहीं जम रही, तो जैसा आपको लग रहा है आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है अगर इस प्रोसेस से जाओगे सफल होगे। ठीक है, अब ओल्ड सिलेबस में सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि यार इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको पता है अगर मेडाइवल से आ रहा है, एंशिएंट से आ रहा है, तो भैया अगर यहाँ से प्रश्न आ रहा है तो उदाहरण के लिए अशोक का धम्म 50 बार आया हुआ है, अशोक के धम्म की प्रासंगिकता आया हुआ है, अभी भी वैसे ही प्रश्न आने वाला है। मुगल कालीन स्थापत्य कला या इस काल को स्वर्ण युग के कहते हैं, हिस्ट्री में अभी भी प्रश्न आने वाला है। ज्योग्राफी में हिमालय है तो आएगा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, खनिज है, नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, आएगा। हिंदी में वर्णमाला है, आएगा। हिंदी में संधि, समास, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरा है, आएगा ही प्रश्न। तो भैया 15 दिन में वो तैयार करो ना, वो भी बहुत कम है। क्यों भाग रहे हो उसके पीछे और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? बस इसको डिकोड करके रख लो, ये गलती मत करना। डिकोड करके जरूर रख लेना कि कौन सी चीज कहां से पढ़नी है और कौन व्यक्ति तैयार करेगा। अभी व्यक्ति को पकड़ना है, क्योंकि मार्केट में कोई नोट्स नहीं है, और अगर बुकलेट चाहिए तो मैं सोर्स बता दूंगी। ठीक है, गुप्ता एंड शर्मा ले आओ, रमेश सिंह ले आओ, फिर विपिन चंद्रा ले आओ, स्पेक्ट्रम ले आओ, ऑथेंटिक बुक है। लेकिन ये 15 दिन में आपका मास्टर इन ऑथेंटिक बुक से जो मटेरियल पीएससी में है और नेट का प्रयोग करके आपके सामने लाके रखने वाला है, परेशान मत हो। ठीक है, इस प्रकार आपके नोट्स तैयार होंगे। उम्मीद करती हूं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव नोट्स तैयार करने का है उसकी भी रणनीति मैंने बताई। अब आपने टिक लगा लिया, देखो यही बोला था ना कि इस टिक में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, यहाँ के बाद तो आपकी गाड़ी बढ़ेगी नहीं। और एक बार जैसे ही आपके पास में पूरे सिलेबस के नोट्स हो गए, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसी नोट्स को 10 बार पढ़ना है, रेदर देन 10 नोट्स को एक एक बार पढ़ो। एक बार गांठ बांध ली कि यार ये रुचि मैडम थोड़ा बहुत हिंदी की तैयारी करा सकती है, अब मत छोड़ो, वहीं से हिंदी पढ़ो। और मैं तो बोलती हूँ मत करो बिलीव, देखो कि आए हैं कि नहीं प्रश्न इनके नोट्स से। किसी के ऊपर बिलीव नहीं करने का, आपके राइट्स हैं। बहुत सारी जगह आप बहुत सारी जगह से पढ़ सकते हो। आप देखो कि इनके पढ़ाए हुए से प्रश्न आए हैं, इनने जो बताया क्या उसी प्रकृति के प्रश्न आए हैं। उदाहरण के लिए मैराथन क्लास 20 मिनट की देख लेते, बस पूरे 25 के 25 3 मार्कर आए। 11 डे चैलेंज के अलावा किसी से प्रश्न नहीं बना। अगर ऐसा लगता है, और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई पीएससी की चीजें पता है, थोड़ा बहुत अनुभव है, बता दिया, लगता है करवा सकती है तो ठीक है, नहीं तो देखो हाँ ये मास्टर करवा सकता है हमारा ये टॉपिक कवर, हाँ करवा सकता है, बस उसको पकड़ लो। उसको पकड़ लिया तुमने, नोट्स सही हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जब एक बार पूरे नोट्स बन गए, पूरे नोट्स को एक बार रीड आउट कर लो। पूरा रीडिंग, याद करने नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भैया कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न आ रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में देखो, और उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस बार बेटा शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा वास्ट, दुगना हो गया है मुझे लगता है पिछले बार से सिलेबस, है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। 4th पेपर जहां एक ही पार्ट में आता था, अब 2 पार्ट में आ रहा है, और 4th पेपर और 5th पेपर और 6th पेपर का वेटेज बढ़ चुका है। तो ये करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बन गए, रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग करना है आपको। अब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते जाओ, आंसर राइटिंग करते जाओ, रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो। अब रिवीजन आंसर राइटिंग के साथ में आपको लगाने हैं टेस्ट। जितना ज्यादा मेंस में टेस्ट लगाओगे या प्रीलिम्स में टेस्ट लगाओगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। और जब आप टेस्ट लगाओगे तो देखोगे कि कहाँ गलती हुई, उस गलती को मैं कैसे सुधारूं, अपडेट करो अपने आप को। और अपडेट तब तक करना है, तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक डीसी ना बन जाओ। अब ये अपडेशन की प्रक्रिया आपकी 1 साल में भी कंप्लीट हो सकती है, अपने आप को अपडेट करने की। 5 साल में भी पंचवर्षीय योजना भी बना सकते हो, या 10 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस को आप कितने जल्दी पूरी करते हो। तो जिस दिन याद रखना इन सारी चीजों में टिक लग जाएगा, यकीन मानना, जिस दिन भी जो भी व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनता है ना, इस प्रोसेस को अपना कर बताना कि आपके पूरे टिक लगे कि नहीं लगे। और ये तब तक निरंतर अपडेशन की प्रक्रिया चलती जाएगी जब तक डीसी नहीं बनना है, याद रखना। और ये सब में अपडेशन होते जाएगा,
बात समझ में आ रही है? हाँ, बस ये याद रखना बेटा कि सिलेबस ना अपडेट हो जाए उसके पहले अपने आप को अपडेट करके डिप्टी कलेक्टर बन जाना, नहीं तो फिर से अगला वीडियो मेरे को रणनीति का बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। बात समझ में आई? तो अब देखो, ये तो बात हुई इसकी। अब मेरे सामने बच्चा बचा हुआ है कौन सा, यहाँ पर जो मैंने बोला ओल्ड और न्यू सिलेबस को डिकोड किया, मेरे सामने बच्चा है जिसका पेपर अभी सामने है, ठीक है, 2024 में। कौन सा पेपर? देखो 28 अप्रैल को आपका क्या है, प्रीलिम्स है। 22 जुलाई के अराउंड डेट दिया है, मैं जुलाई बोल दे रही हूं, मेंस है। इंटरव्यू मैंने बता दिया, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो ठीक है, बात की प्रोसेस है। 28 अप्रैल, अब आपके पास में कितने महीने बाकी हैं मुझे बताओ तो। प्रीलिम्स में 3 दिख रहे हैं, एक तो आपका जा रहा है फरवरी, दूसरा जा रहा है आपका मार्च, और अप्रैल के 28 दिन, 2 दिन यहां पर कम है एक महीने में। तो मैं ये कहूंगी फरवरी में आप प्रीलिम्स को थोड़ा कम ध्यान दे। क्यों, बताती हूं। देखो पहले देखो, मेंस और प्रीलिम्स के बीच में कितना गैप है। रिजल्ट का वेट करते हो, एक आध सप्ताह अगर गायब कर दोगे तो 2 ही महीने बचेंगे। आप अगर देखो तो ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 महीने, और 3 महीने भी ज्यादा बोल दिया, 2.5 महीने ऑन एन एवरेज है अगर आप रिजल्ट को हटा दो। आप मुझे बताओ सिलेबस को देख करके कि क्या प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो 2.5 महीने में आप मेंस पढ़ सकते हो और निकाल सकते हो? पढ़ के ही नहीं होगा, और अभी आपका सिलेबस ही नहीं आया है। कितने में 2.5 महीने में मुझे लगता है एक बार रीडिंग भी नहीं होगी, नोट्स को देख ही नहीं पाओगे। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास में? फरवरी है, फरवरी में आप प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, लेकिन मेंस को ज्यादा पढ़ेंगे और प्रीलिम्स को कम। कम इन द सेंस सुबह और शाम 2 सेक्शन में अपने आप को बांट लीजिए, और जो आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, देखिए अब मैंने यहां पर क्या कहा, 2 सेक्शन में कैसे बांटना है। सपोज करो आपको सबसे पहले एनी हाउ फरवरी में 4, 5, 6 कवर कर लेना है। क्यों पता है? क्योंकि यहां पर आप 1, 2, 3 जो पढ़ रहे हो, 1, 2, 3 जो पढ़ोगे तो वास्तव में ये आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं। प्री की तैयारी आपके साथ साथ होती जा रही है, कुछ अलग नहीं है। तो प्री और मेंस इसको लेकर पढ़ो। लेकिन 4, 5, 6, अब पहले मैं 500 नंबर चीख चीख कर चिल्लाती थी, वेटेज बढ़ गया है, 600 नंबर है बेटा। और फिर वही बात, ये 1, 2, 3 को अब नए सिलेबस में देखना, जब तक आप पूरे में से एक पेपर का एक पोर्शन तैयार करोगे उतने में अब 600 नंबर तैयार हो रहा है, और आप इसको छोड़ के चलोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां 2.5 महीने में ये 1, 2, 3 नहीं संभल पाएंगे, और 2.5 महीने में आप इतने इसको छोड़ ही दोगे। तो फरवरी में 4, 5, 6 को कवर कर रख लें, इथिक्स को, हिंदी को और निबंध को। निबंध में छोटा सा ही पोर्शन है, उनको कवर करके रख लें, एटलीस्ट आधा कर ले निबंध में, कि लेटर राइटिंग अभी कवर करके रख लें। और फिर उसके बाद जब आप निबंध पढ़ते हो तो निबंध तो 1, 2, 3 और 4, 5 के साथ में ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है आपका, तो निबंध आप कर सकते हो, ठीक है। उसको भी मैं डिकोड कर दूंगी कैसे, और इस बार तो निबंध वाले टॉपिक जो आपके जीएस में है वो मैं खुद पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जो 4th पेपर है या 2nd पेपर 2nd पार्ट में है, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 जब आप प्रीलिम्स के साथ में पढ़ रहे हो तो ये याद रखना है कि मार्च और अप्रैल में जो आपको प्रीलिम्स में कॉमन पोर्शन है, जो मेंस और प्री में, वो पढ़ के उसके फैक्ट करना है याद, और मार्च और अप्रैल टोटल आपको देना है प्री के लिए। मेंस को बंद करके रख देना, टोटल प्री के लिए देना है। क्यों टोटल प्री के लिए देना है? क्योंकि इस बार प्री में कंपटीशन ज्यादा होगा, पोस्ट कम है, और ये हर बच्चा जानता है, और हर बच्चे को बनना है डिप्टी कलेक्टर। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। और उसके बाद में जब आपका जुलाई आता है तो जुलाई के बाद में तैयारी कैसे करना है दोबारा बता दूंगी, लेकिन फिर आपके पास में 1, 2
आपने आधे से ज्यादा प्रीलिम्स में पढ़ा है, 4, 5, 6 आपके कवर हैं, तो जो बाकी का बच्चा पोर्शन है केवल उसकी प्रिपरेशन करो, टेस्ट लगाओ, 2.5 महीने मोर देन इनफ है। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आपको ये दिक्कत जा रही है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, प्री प्लस मेंस को साथ में लेकर कैसे चलें, या पेपर 5 पेपर 6 के लिए, तो आप रुचि धर्मन पाठशाला पर बिलीव कर सकते हैं। चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑलरेडी पेपर 5 और पेपर 6 के जो कोर्सेज हैं वो रुचि धर्मन पाठशाला में ला चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो कोर्सेज है पेपर 5 पेपर 6 सेपरेट, पेपर 5 प्लस 6 अपने सेपरेट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि रुचि धर्मन पाठशाला में जो हम इस बार अब निबंध की तैयारी करने वाले हैं, तो आप अगर देख रहे होगे तो निबंध में लगभग ऑन एवरेज 50 टॉपिक जुड़े हुए हैं। अब ये 50 टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रिलेटेड भी हैं, लेकिन आप सिलेबस को उस तरीके से डिकोड नहीं कर पाते हैं जिसके कारण आपको निबंध अलग से पढ़ना होता है। तो जो टॉपिक्स मेरे निबंध में आ रहे हैं, मैं इस बार सोच रही हूँ कि रुचि धर्मन पाठशाला से आपको उन टॉपिक्स के बारे में, मतलब जीएस वाला पोर्शन भी पढ़ाऊं और निबंध वाला भी पोर्शन पढ़ाऊं। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगी कि हिंदी के अलावा भी अगर मैं आपके कुछ आंसर राइटिंग करा पाऊं, फरवरी के टाइम पर आपके प्रीलिम्स मेंस के कॉम्बिनेशन वाला बैच लेके आ पाऊं, ताकि आप अच्छे से एक तैयारी कर सकें, वो मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूंगी। अगेन बस यही बोलूंगी बच्चों कि अपनी रणनीति बहुत अच्छी रखना, बहुत सटीक रखना, क्योंकि जब तक बच्चे नया सिलेबस को समझेंगे या मार्केट में वो जो मैंने आपको बताया 1.5, 2, 3 महीने का भटकाव और वो नोट्स अपडेशन जो है वो जब तक एमपीपीएससी पहला मेंस नहीं ले लेती तब तक होते रहेगा, और वो टीचर के साथ साथ बच्चों का भी होगा। उस पूरे टाइम में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को सही रखते हुए ओल्ड और न्यू सिलेबस को अच्छे से डिकोड करते हुए अच्छी रणनीति, अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे शिक्षक के साथ साथ अच्छे नोट्स के साथ आगे अगर आप बढ़ते हो तो बहुत इजीली आप एक बार में सेलेक्ट हो जाओगे। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि सिलेबस लेंदी हुआ है और चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत एनालिटिकल है। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो इस साल की शुरुआत में ये बात बोल रही हूँ, शायद अंत में आप डेप्यूटी कलेक्टर बनकर रुचि धर्मन पाठशाला के सामने होंगे और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करेंगे। तो इसके अलावा बस यही कहूँगी, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बुक लिस्ट है, रणनीति है, कुछ भी है, कमेंट करिए। जैसे मैंने आपके कमेंट पर ये वीडियो लेकर आया, आगे भी और भी वीडियो और बहुत सारे सरप्राइजेस रुचि धर्मन पाठशाला के हैं। चाहे वो एमपीपीएससी 2030 मेंस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे प्रीलिम्स के बच्चों के लिए एमसीक्यूज हो, चाहे इंटरव्यू सेशन है। एक बार और बोल दूं, अगर इंटरव्यू वाला बच्चा चाह रहा है मतलब मनोज वर्मन सर के साथ में लाइव चैट करना या इंटरव्यू से कोई गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर रुचि धर्मन पाठशाला से चाहिए, या मेंस वाला बच्चा 2023 वाला है, उसको कोई दिक्कत है तो वो संपर्क कर सकता है। और 28 अप्रैल को होने वाली प्रीलिम्स का बच्चा अगर कोई दिक्कतों का सामना कर रहा है तो वो भी बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी आपका समस्या का निराकरण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें, मोटिवेशन को अपना बहुत हाई रखें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।